हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम MP 005 का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स। सैम्पलिंग मेथड्स में दो टाइप के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड वो होता है जिसमें सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती चूज़ करने की, या जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसमें हम जब अपने यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम सैंपल में लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो जितने वहाँ लोग हैं अगर उनका बराबर प्रोबेबिलिटी या बराबर चांस नहीं है, इक्वल चांस नहीं है सेलेक्ट होने का, हम किसी चीज़ को माइंड में रखते हुए सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको नॉन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर सबका इक्वल चांस है, किसी की भी सिलेक्शन हो सकती है, सबके पास चांस इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑल इक्वल है सबकी कि कोई भी हमारा सैंपल बन सकता है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। अगर सुनने में आप देखो तो ज़्यादा फेयर आपको लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा फेयर है तरीका, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी करनी पड़ती है जिससे हमारी स्टडी जो है वो कंटिन्यू होती रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द वन इन विच देर इज नो वे ऑफ असेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। मतलब हम एलिमेंट अगर यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना, तो एलिमेंट का मतलब है अगर हम अपने सैंपल में लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो लोग एलिमेंट हो गए। हमारे सैंपल में जो भी लोग हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कोई भी जो भी इंडिविजुअल है वो एलिमेंट है। तो कह रहे हैं यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट होगा, और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स की या पॉपुलेशन बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल के कौन उस सैंपल में इंक्लूड होने वाला है, क्योंकि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी है। इन अदर वर्ड्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स आर दोज दैट प्रोवाइड नो बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग हाउ क्लोजली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल अप्रॉक्सीमेट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता है कि जो सैंपल हमने सेलेक्ट करे हैं वो एक्चुअली में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें नॉन प्रोबेबिलिटी करनी पड़ जाती है, जबकि वो इतना फेयर तरीका नहीं होता सिलेक्ट करने का लोगों को। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पॉपुलेशन में से जो सैंपल लिया है वो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है। डू नॉट यूज द टेक्निक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक नहीं यूज करते। रैंडम सैम्पलिंग मतलब किसी को भी आपने अपना सैंपल में ले लिया, बिना सोचे समझे रैंडमली लोग उठा लिए, विच इज़ वेरी फेयर। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में यू आर जस्ट अकॉर्डिंगली आप अपने सिचुएशन या अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखते हो, तो वो फेयर नहीं होता इतना ज़्यादा। इंपॉर्टेंट टेक्निक्स अब इसमें कौन कौन सी है नॉन प्रोबेबिलिटी में? इसमें हैपहैज़र्ड और एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग आती है सबसे पहले। हैपहैज़र्ड, एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है ना, इनका मतलब सिनोनिम है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग ज़्यादा फेमस है, इसी नाम से बोलते हैं इसको हम, लेकिन एक्सीडेंटल और हैपहैज़र्ड नाम से भी कहा जा सकता है। तो हैपहैज़र्ड का मतलब ही यही है कि आपने ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं किया, हैपहैज़र्डली कर दिया, बहुत ज़्यादा केओस में या सडनली कोई चीज़ हो जाती है, जैसे एक्सीडेंटल होता है। हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग कैन प्रोड्यूस इनइफेक्टिव हाईली अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। देखो इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट ही ये है कि इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो सैंपल सेलेक्ट होते हैं ना, ये कई बार बहुत ज़्यादा अनरिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। मतलब जो आपको रिजल्ट चाहिए ना, उससे उसका रिजल्ट काफ़ी अलग आ सकता है, क्योंकि आपने जो लोग चूज़ करे वो बिल्कुल ही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आपने जिन लोगों के ऊपर स्टडी करनी थी, लेकिन आपने सैंपल ऐसा ले लिया कि वो उनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। When a researcher haphazardly selects the cases that are convenient, कन्वीनियंस का मतलब क्या है? जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है उसको हमने सैंपल में डाल लिया। जैसे जहाँ पे हमें लगे कि हमारा खर्चा कम होगा, टाइम कम लगेगा, एरर कम होंगी, हमें ऐसा फील हो कि जैसे द पर्सन ऑन द स्ट्रीट इंटरव्यू कंडक्टेड बाय अ टेलीविजन प्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल। कि कोई आप रास्ते में आप इंटरव्यू लेने के लिए रास्ते में चलते जा रहे हो, जो आ रहा है उसी से पूछ रहे हो इजीली, जो आपको मिल रहा है। आपने स्पेशली रैंडमली सेलेक्ट नहीं करे लोग, लेकिन आपको जो कन्वीनियंट लगा कि आपको जल्दी से जो लोग मिल रहे हैं उन सबसे पूछ लिया। अब आपने लेना है पूरे, मतलब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने लोगों की शॉपिंग हैबिट्स के बारे में रिसर्च करनी है। तो शॉपिंग हैबिट्स के लिए आप एक मार्केट में गए, और एक मार्केट में तो ढेर सारे लोग होते हैं, तो आपको लगा कि इसी मार्केट से सारे लोगों से पूछ लेते हैं, हमारा सैंपल साइज़ पूरा हो जाएगा। जो भी आपने 100 का सैंपल साइज़ लिया है या जो भी लिया है कि इतने लोगों से हम पूछ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। फिर आपने अपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग करी, क्योंकि आप एक ही जगह गए और वहीं से निपटा के आ गए। आपको बहुत सारी अलग अलग मार्केट्स में जाना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि कहीं और दूसरी मार्केट में लोगों का व्यूज़ कुछ और हो।
एक जगह होती है ना जहाँ पे थोड़े से हायर इनकम वाले लोग जाते हैं, एक होता है जहाँ पे बिल्कुल लोअर इनकम वाले तो आपने सारी मार्केट्स नहीं कवर की, एक जो आपके घर के पास थी, जो आपको लगा कि एक जगह आ गई, यहीं पे अपना सैंपल कंप्लीट कर लेते हैं, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई। तो जो आया उसी का इंटरव्यू लेके आपने अपना काम खत्म किया। और कभी कभार जैसे आपने उन लोगों को अवॉइड कर दिया जो आपको अनअट्रैक्टिव लग रहे हैं, या पुअर लग रहे हैं, या बहुत ओल्ड लग रहे हैं, या ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, इनआर्टिकुलेट बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो ऐसे हमने क्या करा, अपने अपने बायसनेस के अकॉर्डिंग हमने पूछ लिया लोगों से, या उनका डेटा कलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें कन्वीनियंट लग रहा था। उसी को हैपहैज़र्ड या एक्सीडेंटल या कन्वीनियंट सैम्पलिंग बोलते हैं। तो अब यहाँ एक और एग्जांपल है, इन्वेस्टिगेटर में टेक स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इनटू रिसर्च प्लान बिकॉज द क्लास टीचर ऑफ द क्लास हैपन्स टू बी हिज और हर फ्रेंड। अब मान लो मेरे को क्लास 10th के बच्चों के ऊपर कोई स्टडी करनी है कि वो कैसे रिसर्च करते हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, और मैंने क्यों इस क्लास को चूज करा, क्योंकि उसकी क्लास टीचर मेरी फ्रेंड है, तो मेरे लिए इजी हो गया कि उनके बच्चों को अप्रोच करना है। तो ये मेरी कन्वीनियंस है रिसर्चर की, ये रैंडमली मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मुझे जो इजी लगा उससे मैंने काम चला लिया। तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, ऐसा नहीं करना चाहिए, कई बार रिजल्ट्स बहुत ख़राब आ सकते हैं। दिस इज़ हैपहैज़र्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है। फिर होती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा वर्ड से आपको नाम से पता चल ही रहा होगा कि कोटा मतलब हमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल चाहिए, बस हमें वो पूरे करने हैं, कोटा पूरा करना है जैसे हम बोलते हैं। कोटा सैम्पलिंग इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग, उससे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे पिछले मेथड से। कोटा सैम्पलिंग इज इन अ रिसर्च फर्स्ट आइडेंटिफाइज रेलिवेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। अब इसमें हम कैटेगरीज ढूंढ लेते हैं कि हमने कितने मेल लेने हैं, कितने फीमेल लेने हैं, अंडर एज कितने लेने हैं, जैसे 30 से नीचे लेने हैं तो कितने होने चाहिए, या 60 से 30 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी स्टडी किस बारे में है, उसके अकॉर्डिंग हम एक कोटा डिसाइड कर लेते हैं। कोटा मीन्स कि कितने किस कैटेगरी में से कितने लोग लेने हैं, उतना कोटा डिसाइड हो गया। देन मतलब डिसाइड हाउ मैनी टू गेट फ्रॉम ईच कैटेगरी। द नंबर ऑफ पीपल इन वेरियस कैटेगरी ऑफ द सैम्पल इज फिक्स्ड। तो ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है कि हर कैटेगरी में ना नंबर ऑफ पीपल फिक्स कर देते हैं कि इतने ही लोग हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ रिसर्चर डिसाइड्स टू सेलेक्ट 5 मेल्स एंड 5 फीमेल अंडर एज 30। 30 से कम 5 मेल और 5 फीमेल ही लेने हैं। फिर जो 30 से 60 के बीच के लोग हैं उसमें से 10 मेल और 10 फीमेल ही लेने हैं। इस तरीके से हमने जो है एक साइज जो है, कोटा जिसे बोलते हैं, साइज जो है वो फिक्स कर लिया। ठीक है, तो अब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट ऑल दी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेटली। हमने क्यों अगर हमने ऐसा सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब हम सारी पॉपुलेशन को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे, सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करेंगे जो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कोटा सैम्पलिंग एश्योर सम डिफरेंसेस इन द सैंपल। अब इससे ये हो गया कि कम से कम आपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरह कहीं ऐसा ना हो कि सारे सेम एज के ही ले लिए हों, कम से कम आपने अपनी तरफ से पहले ही अलग अलग कोटा बना दिए कि इसमें से भी होना चाहिए, उसमें से भी होना चाहिए। इन द हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग ऑल दोज इंटरव्यू माइट बी ऑफ द सेम एज। तो कह रहे हैं हैपहैज़र्ड में तो बिल्कुल भी हमने ध्यान नहीं रखा था कि अलग अलग लोग, हमें तो कन्वीनियंस के हिसाब से कर दिया था, पर कोटा में फिर भी हमने क्या करा, पहले से ही कैटेगरीज और नंबर ऑफ केसेस फिक्स कर दिए, इसलिए ये उससे बेटर मानी जाएगी। नथिंग प्रिवेंट्स द रिसर्चर फ्रॉम सिलेक्टिंग पीपल हु एक्ट फ्रेंडली और हु वांट टू बी इंटरव्यूड। अब यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि वो रिसर्चर उनमें से भी ना, अब उसको पता है कि मुझे 5 फीमेल लेनी है, तो वो वाली फीमेल से बात कर लेंगे जो उनको लगेगा कि ढंग से आंसर कर रहे हैं, और जो नहीं बोल पा रहे हैं उनको हटा देंगे। अब यहाँ पे भी कोटा बनाने के बाद भी, कोटा डिसाइड करने के बाद भी अपनी कन्वीनियंस ही देखेंगे रिसर्चर के, जिससे ईजिली इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो कोटा सैम्पलिंग मेथड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन द इंटरव्यूअर्स चूज दे लाइक, मतलब खुद की पसंद के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे हैं जिनसे ईजी हो जाता है बात करना। यहाँ पे क्या आ जाता है, सैम्पलिंग बायस आ जाता है। और जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमें टाइप 1 टाइप 2 एरर हो जाती है हमारे हाइपोथेसिस में, तो ये भी एक रीज़न है कि आपका हाइपोथेसिस गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपने सैम्पलिंग ही गलत करी है। तो सैम्पलिंग बायस हो गया। बिकॉज नॉट यूजिंग द रैंडम मेथड इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट, मतलब हमें रैंडमली जब तक हम सिलेक्ट नहीं कर लेंगे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिले। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस कोटा सैम्पलिंग इज़ अ पॉपुलर मेथड अमंग नॉन पॉपुलर। तो लेकिन फिर भी इट इज़ अ पॉपुलर मेथड है, क्योंकि इसमें आपका थोड़ा सा कंट्रोल रहता है कि आपने अलग अलग कैटेगरीज में से तो एटलीस्ट लिया ही है, और ये लेस कॉस्टली भी है। तीसरा आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी में पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग जो होता है ना, ये स्पेशल सिचुएशंस के लिए ही होता है, और ये एक्सप्लोरेटरी या रिसर्च फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम
फील्ड रिसर्च में, सॉरी, तो फील्ड में जाके रिसर्च कर रहे हैं, हम कोई एक्सप्लोर कर रहे हैं कोई चीज़, उसके बारे में कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इसमें इट यूजेज द जजमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट इन सेलेक्टिंग केसेज एंड इट सेलेक्ट्स केसेज विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। पर्पस मतलब है कि आप जो लोग सेलेक्ट करोगे ना, जब आप सैम्पलिंग करोगे, आपके माइंड में एक पर्पस होगा कि मुझे वो वाले लोग चाहिए जिनको इस चीज़ की नॉलेज है। आप किसी टॉपिक के बारे में पता करने चाह रहे हो जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, अब आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, या आपकी एक्सप्लोरेटरी मतलब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप उसके ऊपर नॉलेज गेन करना चाह रहे हो, इसलिए आप उसको ढूंढ रहे हो। अब आप किन के पास जाओगे? जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। इसका मतलब आपके माइंड में पहले से ही डिसाइडेड है कि मैं उन्हीं लोगों से इंटरव्यू लूंगा या उन्हीं लोगों का डेटा लूंगा, तो ये पर्पसिव हो गई, इसमें भी रैंडम सिलेक्शन नहीं है। तो विद पर्पसिव सैम्पलिंग द रिसर्चर नेवर नोज वेदर द केसेस सिलेक्टेड रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। तो जो केसेस उसने सिलेक्ट किए हैं वो एक्चुअली में पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट हैं, और पॉपुलेशन में तो नॉर्मल लोग भी आते हैं जो एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट टू सेलेक्ट यूनिक केसेस दैट आर स्पेशली इंफॉर्मेटिव। जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाए उन्हीं को बुला लो। जैसे हमें टीचर्स मैथ्स के ऊपर कोई रिसर्च करनी है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को टफ क्यों लगता है, स्पेशली मैथ्स के कुछ टीचर्स आपने बुला लिए, तो क्या वो एक्चुअली में उस प्रॉब्लम के आंसर्स बता पाएंगे जो सिर्फ मैथ्स के टीचर्स होंगे? क्या हमें उसमें और भी लोगों की ओपिनियन नहीं लेनी चाहिए थी? आपको लगा मैथ्स के टीचर हैं तो वो सबसे अच्छा बता देंगे, तो आपने पर्पसिव सैम्पलिंग करके सिर्फ मैथ्स के टीचर से बात करी। रिसर्चर वॉन्ट्स टू स्टडी टेम्परामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम बिहेवियर चिल्ड्रन। अगर कोई रिसर्चर प्रॉब्लम बिहेवियर, जो बच्चे परेशान करते हैं, जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनके बारे में स्टडी कर रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिस्ट ऑल सर्टेन problem behavior children and sample randomly from the list. The researcher uses many different methods to identify these cases and approach them to obtain the relevant information. तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं, इनको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो द प्राइमरी कंसिडरेशन इन पर्पस सैम्पलिंग इज द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर हु कैन प्रोवाइड द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। तब यहाँ पे रिसर्चर सोचेगा कि सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, कौन बेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा, and the researcher only goes to those people who in his or her opinion are likely to have the required information. तो बेसिकली यहाँ पे पर्पसिव सैम्पलिंग में हम किसके पास जाते हैं? जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ही हमारा पर्पस होता है कि उन्हीं लोगों को हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर स्टडिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स नेशनल इशू, अ सैम्पल ऑफ जर्नलिस्ट, टीचर, लेजिस्लेटर्स में बी टेकन एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कोई अगर ऐसा कोई इशू डिस्कस कर रहे हैं जो नेशनल इशू है, तो यहाँ पे क्या किया? जर्नलिस्ट को बुलाया, टीचर्स को बुलाया, लेजिस्लेटर्स को बुलाया, क्योंकि पर्पसिव सैम्पलिंग कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि वो हमें ये चीज़ इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो अगेन इट इज़ लेस कॉस्टली, मोर रेडिली एक्सेसिबल, क्योंकि हमें पता है कि हमने किसको बुलाना है। मोर कन्वीनियंट है, क्योंकि हमें रैंडमली पूरे पॉपुलेशन में नहीं घूमना है, हमें पता है कि हमारे टारगेट और सैम्पल कौन है, तो इसलिए थोड़ा सा ईजी रहता है इसमें। अब इसमें लिखा है डिस्पाइट दीज एडवांटेजेस ऑफ पर्पस सैम्पलिंग देयर इज नो वे टू एंश्योर दैट सैम्पल इज ट्रूली रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन एंड मोर एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू असेस। यहाँ पे अगेन वो जो आपने लोग सेलेक्ट किए, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्टडी में पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएँ, और ये रिसर्चर की खुद की असेसमेंट है ना कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तो आपकी असेसमेंट तो गलत भी हो सकती है, बायस भी हो सकती है, तो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसमें आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम नेटवर्क या चेन रेफरल और रेपुटेशन सैम्पलिंग बोलते हैं। स्नोबॉल से आप याद रखो, जैसे एक स्नो की बॉल होती है, उसको आप ऐसे अगर लुढ़का दो तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, क्योंकि वो अपने साथ साथ और सारी स्नो को लपेटती रहती है, ठीक है ना। जैसे हम स्नो फेंकते हैं, हमने स्नो जो है उसका गोला बना के फेंका, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, उसमें स्नो और चिपकती जाएगी। इस तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, हमने एक से बात करी, उसने दूसरे से करी, फिर उसने तीसरे का रेफरेंस दिया, तो वो आगे आगे हमारा सैंपल बड़ा होता गया। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग विच इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज बेसिकली सोशियोमेट्रिक है। सोशियोमेट्रिक का मतलब है चेन, कनेक्शन बन रहे हैं। सोशियोमेट्रिक मीन्स कि कनेक्शन बना रहे हैं, हमने जिससे बात करी उसने आगे कनेक्शन दिया हमें, फिर उस पर्सन ने आगे दो और लोगों का कनेक्शन दिया। इट बिगिन्स बाय द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन वन और मोर कॉन्टैक्ट्स यूजली नोन टू द पर्सन कलेक्टिंग द डेटा। अब मैं जानती हूँ किसी को जिसको जैसे एक ये इस तरह की चीज़ों में बहुत यूज़ होती है, जैसे हम ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर अगर कर रहे हैं अपनी रिसर्च,
ड्रग एडिक्ट्स आपको कॉमनली तो कहीं दिखेंगे नहीं, ना कोई आके आपको बोलेगा कि मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा हिडन इशू है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक आध कोई मिला बड़ी मुश्किल से आपको, आपने उससे पूछा, डेटा कलेक्ट किया और उसने आपको बोल दिया कि आप ही मुझे किसी का रेफरेंस दे दो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। फिर उसने अपने किसी दोस्त का रेफरेंस दिया और ये कॉन्फिडेंशियल रहा क्योंकि आप कॉन्फिडेंशियली ले रहे हो। फिर उसने, वो आपने पूछा तो उसने आगे 2 और लोगों का आपको रेफरेंस दे दिया, तो आप आगे स्नोबॉल मतलब बढ़ता जा रहा है आपका सैंपल। तो डेटा कलेक्शन में क्वेश्चनर, इंटरव्यू, सर्वे कुछ भी हो सकता है। एंड जो डेटा कलेक्टर होता है, जो रिसर्चर होता है, रिस्पॉन्डेंट से ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लेता है दूसरे और पोटेंशियल रिस्पॉन्डेंट्स का, कि जैसे मैंने एक से बात करी और मैंने उससे बोला मुझे दूसरे किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दो जिनसे मैं पूछ सकूं, क्योंकि ऐसे सैंपल ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। These potential responders are the contact and provide more contacts, मतलब यही रिस्पॉन्डेंट्स आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनसे आपको और कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन देयर आर वेरी फ्यू मेथड टू सिक्योर अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो जब हमें पता है कि सैंपल मिलेंगे ही नहीं तो फिर हमें स्नोबॉल सैम्पलिंग करनी पड़ती है। और इसके एडवांटेज क्या है? सोशियोमेट्रिक टेक्निक है, मतलब कनेक्शन बनता है, जैसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कनेक्शन बनता है। एंड ये आपको ना स्मॉल इनफॉर्मल सोशल ग्रुप को स्टडी करने में हेल्प, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो, उनको हेल्प हो जाती है स्टडी करने में। एंड दूसरा एडवांटेज है कि इट रिवील्स कम्युनिकेशन पैटर्न इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कंसेप्ट्स लाइक कम्युनिटी पावर, डिसीजन मेकिंग कैन ऑल्सो बी स्टडीज। तो इस तरह के पैटर्न्स हम पढ़ सकते हैं कि कम्युनिटी में आपस में कैसे कम्युनिकेशन होती है, और जैसे ये जो कम्युनिटी है जिनके जो हिडन है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। अच्छा, इसमें वो भी एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे सपोज किसी को कोई बहुत ही रेयर टाइप का डिसीज़ है, अब हमें नहीं पता कि और ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये वाला डिसीज़ है, लेकिन जिसको होता है ना उसको जनरली ये इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो बहुत ऐसी जगह हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं जहाँ डॉक्टर से पता चलता है कि और भी लोगों को है। तो इस टाइप की स्टडीज़ में भी ये काम आ सकती है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? कम्बरसम और डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हमें बहुत सारे सैंपल, मान लो 100 लोगों से आपने बात करनी है, आप कैसे कॉन्टैक्ट्स इतने सारे, एक से दूसरा पूछा, दूसरे से तीसरा, कब तक आप 100 पे पहुंचोगे? फिर दिस मेथड सैम्पलिंग डज नॉट अलाउ रिसर्चर टू यूज प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड यूज नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, और इसमें आप रैंडमली नहीं ले रहे हो, ऑब्वियसली आप सिलेक्टेड सैंपल्स ही ले पा रहे हो। एंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो आपके रिस्पोंडेंट है ना, वो जो आपको बताएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो कई बार हो सकता है आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे दे, तो ये इसकी लिमिटेशन है। फिर आपके पास आता है, नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, और इसमें जो नाम दिया है ना, ये कह रहे हैं सिस्टमैटिक, जो नाम दिया हुआ है ना, इससे आप कंफ्यूज मत होना। सिस्टमैटिक का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत सिस्टम से हो रही है ये नॉन प्रोबेबिलिटी ही, बस इसका नाम सिस्टमैटिक है। वो क्यों है? ड्यू टू दिस, ये मतलब ये नाम से क्या होता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, बट ये नॉन प्रोबेबिलिटी में ही आता है। इसका मतलब है कि इट मे बी डिफाइंड एज ड्रॉइंग और सिलेक्टिंग एवरी 9th पर्सन फ्रॉम अ प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे सपोज इन्होंने जो एग्जांपल दिया हुआ है कि 60 बच्चे हैं किसी क्लास में, और आपने सोचा कि मैं सारे बच्चों में से रैंडमली नहीं लेता, मैं हर 5वें बच्चे को बुला लेता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ, उससे डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने 5वां रोल नंबर बुलाया, फिर आपने 10वां रोल नंबर बुलाया, फिर आपने 15वां, हर 5वां बच्चा बुला के आपने ख़त्म कर दिया अपना। रैंडमली नहीं करा कि आपने, रैंडमली में क्या होगा, आपने सबके बच्चों के नाम की चिट बना के डाली और रैंडमली चिट उठाई, वो तो हो गया कि सबका चांस बराबर है। लेकिन यहाँ पे सबका चांस बराबर थोड़ी है। आप 5वें बच्चे को बुला रहे हो तो बच्चों को पता है कि अगला 5वां जाएगा, फिर उसके अगला 5वां जाएगा, पहले से सबको पता है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सिस्टमैटिक इसलिए क्योंकि आपने पहले से फिक्स कर लिया है कि मैं कौन से नंबर वाला बुलाऊंगा। तो अब 60 बच्चों की क्लास में ऐसे आपने सबको पूरा कर लिया या टेलीफोन डायरेक्टरी से आप कोई नाम ढूंढ रहे हो तो हर 8वां नाम आपने उठा लिया। तो इसमें पहले से पता होता है कि आप किसको सिलेक्ट करने वाले हो, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। ये थोड़ा सा क्विक मेथड है और जल्दी से इसमें पूरा आपका जो सैंपल है वो कवर हो जाता है। लेकिन सब इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि सबको इग्नोर करके उसी को चूज करते हैं जो आपने सोचा है कि मैं 5वां उठाऊंगा या मैं 10वां उठाऊंगा, तो सबको नहीं इक्वल चांस मिलता है। इसलिए ये नॉन प्रोबेबिलिटी, और इसकी डिसएडवांटेज भी यही है। तो दिस वाज ऑल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।